दोस्तों आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आप उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होकर के पढ़ाई कर रहे होंगे। इसी तरीके से साइंस की जो बायोलॉजी की जितनी भी मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ उन्हें आप पढ़ते रहिए, उनके नोट्स बनाते रहिए। इकोनॉमी की भी जितनी मैं क्लास डाल रहा हूँ उनके भी नोट्स बनाते रहिए और लगातार चैनल के साथ जुड़े रहिए। जो भी साइंस के प्रश्न पूछे जाएंगे वो बिल्कुल बाहर नहीं जाएगा, इस बात की पूरी पक्की गारंटी, आप चिंता ना करें। तो टॉपिक हमारे जितने भी 10-15 सालों में साइंस के प्रश्न पूछे गए, खासतौर पर अभी मैं बायोलॉजी की चर्चा कर रहा हूँ, फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी प्रश्न आएंगे। तो उन प्रश्नों को पहले आपके सामने रख रहा हूं मैं, है ना। इन सारे प्रश्नों के नोट्स बना लो, फिर टॉपिक भी मैं पढ़ाऊंगा इसके बारे में, बायोलॉजी के बारे में, ठीक है। एक एक करके टॉपिक पे भी चर्चा करेंगे, इकोनॉमी के भी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। अभी हाल फिलहाल सिर्फ क्वेश्चंस की चर्चा कर रहा हूं, जितने भी क्वेश्चंस हाल की परीक्षाओं में पूछे गए आप उन्हीं को नोट कर लो, उन्हीं का अध्ययन करिए अच्छे से, उन्हीं को अच्छे से याद करिए, तो आपकी साइंस 70% अच्छी हो जाएगी, कवर हो जाएगी और शानदार हो जाएगी। 30% बाकी के हम टॉपिकों से कर लेंगे, ठीक है। तो अंत तक क्लास में बने रहेंगे। उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करेंगे। यदि चैनल पे हमारे साथ आप नए जुड़े तो सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो देखिए, बायोलॉजी की क्लास में आज दो टॉपिकों को रखा है मैंने, यहाँ पे ज्यादातर दो टॉपिकों से संबंधित जितने प्रश्न पूछे गए हैं पेपरों में, चाहे पीसीएस लेवल में हो, चाहे यूपीएससी लेवल में, सिविल सेवा के स्तर पे हो, सीजीएल के स्तर पे हो, पुलिस के स्तर पे हो, दिल्ली पुलिस के स्तर पे हो, एसआई के स्तर पे हो, सभी प्रश्नों को दो टॉपिकों से रिलेटेड रखा है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा कवर हो जाएगा, लेकिन अधिकांश इस दो टॉपिकों में कवर हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं टॉपिक कौन से हमारे। एक है प्रकाश संश्लेषण की चर्चा करते हैं इस क्लास में, सेशन में हम, ठीक है। और दूसरा विटामिन की चर्चा करेंगे। विटामिन के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हाल की परीक्षाओं में और प्रकाश संश्लेषण से, इन दोनों टॉपिकों से उसकी चर्चा करते हैं। इस तरीके से आपको मैं कवर करा दूंगा पूछे गए सभी टॉपिकों को, साइंस या बायोलॉजी से रिलेटेड। तो सबसे पहले देखो, ये कॉमन पॉइंट है, यकृत की बात कर दी है। यकृत क्या मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, इसे तो रटी लेना, ये 3-4 क्लासों में पढ़ा चुका हूं, ये फिर रिपीट हो गया। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा गया बहुत सारी परीक्षाओं में। ऐसे पूछता है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। यकृत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं। जैसे आमतौर पे आपने गांवों में सुना होगा कि भैया शराब पीने से क्या खराब हो जाता है? दारू पीने से लीवर खराब हो जाता है, ऐसा तो सुन ही रखा होगा आपने। तो लीवर को ही यकृत या यकृत को ही लीवर या इसी को जिगर बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? जिगर भी बोलते हैं, जिगर भी बोलते हैं, यकृत भी बोलते हैं और इंग्लिश में लीवर भी कहते हैं। ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, इसको रट लेना और नोट कर लेना अच्छे से। कोई दिक्कत फिर भी हो तो पूछिएगा कमेंट करके, क्या होती है सबसे बड़ी ग्रंथि? इसके नाम में लिख दूं आप चाहें तो, जिगर भी इसे कहते हैं, नोट कर लीजिएगा इसे। और इसके अलावा क्या बोलते हैं इसे? क्या बता रहा था भाई मैं? लीवर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। जिगर भी बोलते हैं और लीवर भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं इसे? यकृत भी कहते हैं। तो सबसे बड़ी ये ग्रंथि है, इधर लिखा भी है मैंने, ठीक है। अब देखो ये क्या करता है, मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण कौन सा अंग होता है? ये पाचन का अंग होता है, पाचन क्रिया में मदद करता है यकृत, जो मदद करता है शरीर के भीतर। आपसे ये भी पूछा गया है। सबसे ज्यादा प्रश्न आपको ये पता होना चाहिए कि यकृत का जो लीवर का काम है बॉडी में, मानव शरीर में, वो काम क्या है, किससे संबंधित है इसका काम है? तो किससे संबंधित काम है? पाचन से। जो हम खाना खाते हैं, जो हम वसा लेते हैं, उसके पाचन क्रिया में मदद करने का काम करता है लीवर, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखना। तो सबसे पहला मुद्दा आपको पता ही होना चाहिए कि काम क्या कर रहा है, तो पाचन कर रहा है। और इसके अलावा जो प्रश्न पूछे वो देखो एक एक करके, एक एक पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। और क्या करता है? ये पित्त रस का उत्पादन करता है, पित्त रस का उत्पादन करता है, जो कि कहां पे जमा होता है? ये पित्त रस से जाकर के ये यकृत के द्वारा ही उत्पादन होता है। कौन से रस का? पित्त रस का। और ये जमा कहां पे होता है? ये लिख लेना, पित्ताशय की थैली में जमा होता है। कई बार ये भी प्रश्न पूछा गया कि पित्त रस कहां पे इकट्ठा होता है या कहां पे स्टोर होता है इसका, ये कहां पर जमा होता है? ये तो पित्ताशय की थैली में जमा होता है पित्त रस। एक दिन में यदि बात करें तो पित्त रस 500 मिलीलीटर से लेकर के 1000 मिलीलीटर तक यकृत के द्वारा इसका उत्पादन होता है। और ये वसा को अमीनो अम्ल में तोड़ने का काम करता है। पित्त रस क्या करता है? जैसे हम खाना खाते हैं वसा के रूप में, तो उस वसा के रूप में खाए हुए खाने को अमीनो अम्ल के रूप में तोड़ देता है, जिससे कि पाचन क्रिया ठीक ठाक तरीके से, स्वस्थ तरीके से हो सके, ठीक है। ये पॉइंट नोट कर लेना। तो पित्त रस का निर्माण कहां से होता है? यकृत से ही होता है या लीवर से होता है। और पित्त रस कहां पे जमा होता है? पित्ताशय की थैली में जमा होता है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट काम है इसका यकृत का, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करना, है ना। वही है जो ग्लूकोज के रूप में हम खाना ले रहे हैं, जो प्राप्त कर रहे हैं, उसको कौन से रूप में बदल देता है? ये ग्लाइकोजन। इसे लिखना, ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित कर देता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसे लिख लेना, छाप लेना। कौन करता है इस काम को? यकृत करता है। अगला यकृत में,
रक्त में अमीनो अम्लों का क्या करता है, नियमन करता है या नियंत्रित करता है, एक तरीके से लिख सकते हैं आप, नियंत्रित करता है। रक्त में अमीनो अम्ल का क्या करता है, नियमन करता है। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लेना। और अगला मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। कैसे परिवर्तित करता है, अमोनिया को किस में परिवर्तित करता है, यूरिया में परिवर्तित करने का काम करता है। कौन परिवर्तित करने का काम करता है, यकृत। यकृत बोले तो लीवर, लीवर बोले तो जिगर। तो और जिगर क्या है, महत्वपूर्ण पाचन अंग है जो कि पाचन क्रिया से संबंधित कार्यों को काम करता है शरीर के भीतर। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, प्रकाश संश्लेषण, आप हेडिंग डाल लेना। प्रकाश संश्लेषण से पूछे गए सभी प्रश्नों की हम चर्चा करते हैं। जितने भी पॉइंट या प्रश्न प्रकाश संश्लेषण से संबंधित पूछे गए, उन पॉइंटों की, उन प्रश्नों की हम बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आपको याद रखना है, प्रकाश संश्लेषण को क्या कहा जाता है। तो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। प्रकाश संश्लेषण को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस के नाम से जाना जाता है। तो ये भी प्रश्न आ जाता है कि इसके क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को आप याद रखिए, क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस के नाम से भी आ जाता है। तो इस पॉइंट को याद रखना। अब देखिए इसकी परिभाषा देख लें, डेफिनेशन, छोटी सी डेफिनेशन क्या है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण, इसी डेफिनेशन से सारे प्रश्न आपके क्लियर हो जाएंगे, जितने भी प्रश्न पूछे गए परीक्षाओं में, इससे बाहर ही नहीं जाएगा। इस परिभाषा को पहले नोट कर लो, फिर एक एक प्रश्न में बताता हूं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए सबसे ज्यादा। ठीक है, तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे के हरे भाग, पौधे का कौन सा भाग, हरा भाग की बात कर रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे का हरा भाग सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा में या उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण करके, कैसे ग्रहण करता है सूर्य का हरा भाग, सूर्य का जो हरा भाग होता है, हरा भाग का मतलब हरी पत्तियां हो गई सूर्य की, जो हरी पत्तियां हो गई वो क्या करती हैं, सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करती हैं। नंबर एक बात है ना, सूर्य के प्रकाश को क्या करती हैं, ग्रहण करती हैं। और हवा से क्या लेती हैं, CO2 लेती हैं, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बिना नहीं हो सकती है प्रकाश संश्लेषण, इसे लेती हैं, इसके बिना नहीं हो सकती है। ये प्रश्न सबसे ज्यादा पूछा जाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के समय कौन सी गैस सबसे ज्यादा अति महत्वपूर्ण है, जिसको हरे पौधे प्राप्त करते हैं हवा से। तो आंसर क्या देना होता है, हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है, गैस है, जिसे पौधे प्राप्त करते हैं प्रकाश संश्लेषण के क्रिया के समय या प्रकाश की उपस्थिति के समय। वायु से क्या प्राप्त करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और मिट्टी से क्या लेते हैं, मृदा से शोषित H2O लेते हैं। H2O किसका सूत्र लिखा है, ये जल का, या जल भी लिख सकते हो आप। मिट्टी से क्या लेते हैं, ये पानी लेते हैं पौधे। इस पूरी प्रोसेस के बीच में पौधे काय का निर्माण करते हैं, फिर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। और कार्बोहाइड्रेट बोले तो काय का निर्माण करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। काय का निर्माण करते हैं, सरल भाषा में भोजन का निर्माण। आपसे पूछा जाए, ये आप क्लास 6 से पढ़कर क्या, और एक और बात रह गई इसमें, फिर चर्चा करते हैं। और इसी प्रक्रिया में कौन सी गैस को बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं हरे पौधे और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। ये दोनों पॉइंटों को कंठस्थ रखना, याद रखना अच्छे से। ठीक है, प्रश्न पूछा जाता है, हरे पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, किसकी उपस्थिति में भोजन तैयार करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की उपस्थिति में भोजन तैयार करते हैं, या प्रकाश संश्लेषण क्रिया की वजह से भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन सी गैस प्रमुख या मुख्य होती है, जिसके माध्यम से भोजन तैयार करते हैं, तो कौन सी गैस प्रमुख होती है, कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से भोजन तैयार करते हैं। और कौन सी गैस को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पौधे, हरे पौधे बाहर निकालते हैं, तो उत्तर आएगा ऑक्सीजन नामक गैस को हरे पौधे बाहर निकालते हैं। अगला प्रश्न ऐसे भी पूछा गया है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के समय, या प्रकाश संश्लेषण छोड़िए, वो तो ऑप्शन में ही आएगा आपको, ये तो है ना। हरे पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं वो किसके रूप में अपना भोजन तैयार करते हैं, तो हरे पौधे अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट के रूप में बनाते हैं। किसके रूप में बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट के रूप में बनाते हैं। तो मुख्य गैस याद रखना, मुख्य गैस है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये परिभाषा से ही आपके सारे प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। अब प्रश्न ये आ जाए कि प्रकाश संश्लेषण कौन से भाग में होता है, तो प्रकाश संश्लेषण पौधों के हरे भाग में होता है, या हरी पत्तियों के द्वारा होता है। ठीक है, जब सूर्य की रोशनी को, प्रकाश को पौधे प्राप्त करते हैं, तो सूर्य के अंदर से विशेष कुछ रंगों में सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, उन्हीं को पौधे सबसे ज्यादा प्राप्त करते हैं। ये भी प्रश्न पूछा गया है, प्रकाश संश्लेषण के समय कौन से
सबसे ज्यादा जो हरे पौधे होते हैं या हरी पत्तियां होती हैं कौन से रंग को सबसे ज्यादा अवशोषण करते हैं प्रकाश संश्लेषण के समय? तो सबसे ज्यादा जो अवशोषण करते हैं या सबसे ज्यादा जो प्राप्त करते हैं वो नीले रंग को प्राप्त करते हैं, उसके बाद लाल रंग को प्राप्त करते हैं। इन दो रंगों में सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। कौन से दो रंगों में? नीले में और लाल में। ये भी पूछा गया है प्रश्न कई बार। तो आगे देखिए आप एक एक पॉइंट को नोट कर लेना। प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। भाई जब पौधे क्या बना रहे हैं, अपना भोजन बना रहे हैं, ये पूरी प्रोसेस के दौरान तो कौन सी ऊर्जा ले रहे हैं? प्रकाश से ऊर्जा ले रहे हैं। प्रकाश से जो ऊर्जा ले रहे हैं उसी को क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। तो उस प्रकाशीय ऊर्जा को किस में बदलते हैं? रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। कौन सी ऊर्जा में बदलते हैं? प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में क्या कर देते हैं? परिवर्तित कर देते हैं। इसी क्रिया को क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यह भी प्रश्न पूछा गया है। ये सारे क्वेश्चंस जो प्रकाश संश्लेषण से अभी तक पूछे गए वो सभी मैंने आपके सामने रख दिए इस क्लास से, इससे बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन। एक एक पॉइंट नोट कर लेना, ठीक है। तो प्रकाश की ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलते हैं? जी रासायनिक ऊर्जा में। इसी को क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। अगला पॉइंट, पौधे क्लोरोफिल। क्लोरोफिल तो आप भूल ही रहे हैं, इसको तो बोलना ही नहीं है, ये तो कक्षा 6 से पढ़ रहे हैं। पौधे क्लोरोफिल नामक वर्णक की उपस्थिति में तथा CO2 की उपस्थिति में भोजन तैयार करते हैं और इसी क्रिया को क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। भाई क्लोरोफिल भी नहीं बोलना है आपको। क्लोरोफिल की वजह से क्या होते हैं? पौधों की पत्तियां हरा या हरी रंग होती है, ठीक है। क्लोरोफिल नामक वर्णक की वजह से, वर्णक बोलते हैं या हरित लवक बोलते हैं इसको हिंदी में। क्लोरोफिल की ही वजह से क्या होता है? पौधों का जो पार्ट रहता है या जो पत्तियां होती हैं वो कैसी होती हैं? हरी होती हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पौधों की पत्तियां हरी किसकी वजह से होती हैं? क्लोरोफिल की वजह से होती हैं, ठीक है। ये भी याद रखना। और क्लोरोफिल के अंदर कौन सा तत्व पाया जाता है? क्लोरोफिल के भीतर मैग्नीशियम नामक तत्व पाया जाता है। ये मैंने एक वीडियो में पढ़ा चुका हूं मैं आपको। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है ये नोट करना। क्लोरोफिल की वजह से पौधों की पत्तियां हरी होती हैं और इसमें पाया जाता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम नामक तत्व पाया जाता है। किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में, ठीक है। अगला पॉइंट है, पौधों द्वारा नीला रंग एवं लाल रंग का सबसे ज्यादा क्या होता है? अवशोषण होता है, जो कि सबसे ज्यादा तीव्रता से इसे प्राप्त करते हैं पौधे जो प्राप्त करते हैं प्रकाश संश्लेषण के समय, वो सबसे ज्यादा तीव्रता से नीले रंग को प्राप्त करते हैं और उसके बाद दूसरे नंबर पर है लाल रंग को प्राप्त करते हैं। यानी कि अर्थात आप कह सकते हो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के समय जो पौधे अपना भोजन निर्माण करते हैं उसमें सबसे ज्यादा नीले रंग को प्राप्त करते हैं और वो उसके बाद लाल रंग को प्राप्त करते हैं, या इन दोनों रंगों में ही सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंटों को नोट कीजिएगा। अगला पॉइंट है, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है भाई साहब वो दिन में भी होती है और रात में भी होती है। इस पॉइंट को छाप लेना। दिन में तो आप जानते ही भाई सूर्य का प्रकाश निकल रहा है, सूर्य की रोशनी हमें प्राप्त हो रही है, जीव जंतुओं को प्राप्त हो रही है और वृक्षों को या पेड़ों को या पौधों को प्राप्त हो रही है। तो जैसे सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है तो वो अपना खाना बनाते हैं। खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं हवा से, और जमीन से क्या ले लेते हैं? पानी ले लेते हैं। उसकी उपस्थिति में खाना बना लेते हैं, उसी को कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। और क्लोरोफिल की वजह से ये पूरी प्रक्रिया होती है। लेकिन पूरी प्रक्रिया में जो महत्वपूर्ण घटक है वो है प्रकाश, सूर्य का रोशनी या सूर्य का प्रकाश, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और सूर्य के प्रकाश में जो दो रंग होते हैं मुख्य, जिनका तीव्रता से पौधे प्राप्त करते हैं, वो नीले को और लाल को प्राप्त करते हैं। अब पूछा जाता है कि सूर्य का जो प्रकाश की उपस्थिति में, माफ कीजिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब कब होती है? दिन में भी होती है या रात में भी होती है? तो आप जवाब देंगे दोनों में होती है। दिन में तो प्राप्त होती है, लेकिन रात्रि में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। उसे प्रकाश संश्लेषण तो नहीं बोलेंगे, लेकिन पढ़ सकते हैं, यहाँ पे किताबों में लिख दिया है। तो प्रकाश संश्लेषण का मतलब है सूर्य के प्रकाश से दिन में पौधे भोजन तैयार कर रहे हैं, और ये रात्रि में भी होता है। रात्रि में चंद्रमा की उपस्थिति में होता है, ठीक है। रात में समुद्री शैवाल चंद्रमा की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं। जो समुद्रों के अंदर पाए जाने वाले शैवाल होते हैं वो चंद्रमा की उपस्थिति में भोजन या चंद्रमा की रोशनी की उपस्थिति में भोजन तैयार करते हैं, ठीक है। तो रात में भी होता है प्रकाश संश्लेषण और दिन में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ये नोट कर लेना। और जो मैं बता ही चुका हूं, नीले रंग में सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। कौन से रंग में सर्वाधिक होती है? नीले रंग में सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। अगले पॉइंट की बात करते हैं हम। ये विटामिन से संबंधित प्रश्न लिए हैं मैंने। ये टॉपिक आपकी समझ में आया होगा, अच्छे से नोट कर लेना, एक एक प्रश्न नोट कर लेना। ऊपर यकृत के पॉइंट हैं, लीवर के पॉइंट हैं, इसमें जिगर के पॉइंट हैं, और नीचे हैं आपके प्रकाश संश्लेषण, इसे इंग्लिश में बोलते हैं फोटोसिंथेसिस,
ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड महत्वपूर्ण गैस होती है, महत्वपूर्ण घटक है इस प्रक्रिया का। ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाता है पौधों के द्वारा। देखिए वर्ष 1912 या 11 भी हो सकता है, जहां पर पोलैंड के वैज्ञानिक थे जिनका नाम है कैसिमर फिंक। कैसिमर फिंक ने सबसे पहले या पहली बार विटामिन की अवधारणा दी थी, या विटामिन शब्द की क्या की खोज की थी। कौन से वैज्ञानिक ने खोज की थी? कैसिमर फंक ने सबसे पहले विटामिन शब्द की खोज की थी। ठीक है। दूसरा पॉइंट, विटामिन क्या होते हैं? विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, इस पॉइंट को याद रखना, यह भी कई बार पूछा जाता है। जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं विटामिन। अगला पॉइंट, बेरी नामक रोग होता है विटामिन B1 की कमी से। B1 की कमी से होता है और इसका रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन। B1 का रासायनिक नाम क्या है भाई साहब? थायमीन होता है। ठीक है, एक एक पॉइंट नोट कर लेना। घाव को भरने में जो सहायक विटामिन होती है वो कौन सी होती है? विटामिन सी। जैसे हमारा घाव हो जाए, कहीं पर चोट लग जाए, तो उस घाव को भरने में विटामिन सी मदद करती है। ठीक है, विटामिन सी का मतलब हो गया जो विटामिन सी फलों में पाई जाती है या बहुत सारी और भी खाद्य पदार्थों में पाई जाती है, उनका हम उपभोग करते हैं तो वो घावों को भरने में मदद करते हैं। ठीक है, तो विटामिन सी घावों को भरने में मदद सहायक होती है। विटामिन ए कहाँ पे संचित रहती है? यकृत में संचित रहती है। विटामिन ए का जो स्टोर रहता है वो कौन से में रहता है? ये पढ़ाया मैंने टॉपिक। विटामिन ए का स्टोर जो रहता है वो इसी के अंदर रहता है। किसके अंदर रहता है? यकृत के, लीवर में। विटामिन ए से जो भी हम प्राप्त करते हैं, खाना खाते हैं, वो सब हमारा कहाँ पे इकट्ठा होती है? विटामिन ए के रूप में यकृत में इकट्ठा होती है। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लेना, यही वाला पॉइंट है। तो यकृत में संचित रहती है। इस विटामिन को क्या बोलते हैं? संक्रमण रोधी भी कहा जाता है। संक्रमण रोधी कहने का मतलब संक्रमण को रोकती है हमारे शरीर में प्रवेश करने से, बीमारियों को रोकती है हमारे शरीर से प्रवेश करने से। ठीक है, इस वजह से संक्रमण रोधी भी कहा जाता है। कौन सी विटामिन को? विटामिन ए को। अब विटामिन ए में देखो क्या क्या मिलता है? मछली का तेल विटामिन ए के अंदर, मछली के तेल में विटामिन ए पाई जाती है। यकृत में, मछली के यकृत के तेल में, है ना, यकृत में या तेल में, यकृत मत लिखो अभी, खाली तेल ही लिखो यहाँ पे, है ना। मछली के तेल में पाई जाती है, गाजर में पाई जाती है, दूध के अंदर विटामिन ए होती है, पपीता में विटामिन ए, अंडे में विटामिन ए पाई जाती है। ठीक है, आप यदि इतनी चीजें खा रहे हैं, गाजर की सब्जी खा रहे हैं, गाजर का उपभोग कर रहे हैं, दूध भी पी रहे हैं, पपीता का इस्तेमाल कर रहे हैं और अंडा भी खा रहे हैं, तो इनसे क्या मिल रही है हमें? विटामिन ए। और मछली के तेल से भी मिल रही है। मतलब मछली खाने वाले लोगों को भी कौन सी विटामिन प्राप्त हो जाती है? विटामिन ए। अब इन सारी चीजों को हम खा रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, तो हमारे कहाँ पे इकट्ठा हो जाती है? यकृत में जाकर के इकट्ठा हो जाती है। ठीक है, कहाँ पे विटामिन ए इकट्ठा होती है? लीवर में या यकृत के अंदर स्टोर है, क्या होती है? संचित रहती है या संग्रहित हो जाती है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना। अगला है कोबाल्ट। कोबाल्ट विटामिन 12 में पाया जाता है। कोबाल्ट कहाँ पे पाया जाता है? विटामिन B12 में पाया जाता है, कोबाल्ट नामक एक तत्व। ठीक है, B12 में। इसका रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबाल्मिन। रासायनिक नाम भी पूछा गया है कई बार, नोट कर लेना, साइनोकोबाल्मिन। साइनोकोबाल्मिन कहा जाता है विटामिन B12 के रासायनिक नाम को। विटामिन B12 की कमी से एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। इसे अरक्तता बोलते हैं या खून की कमी हो जाती है सामान्य तौर पर इस विटामिन की कमी से। ठीक है, ये नोट कर लेना। और तंत्र होता है हमारा नर्वस सिस्टम, उसमें भी दिक्कतें आ जाती हैं, वो भी गड़बड़ होने लगता है इस विटामिन की कमी से, है ना। तंत्र से भी संबंधित है ये वाली। अगली बात करते हैं, विटामिन B12 जल में घुलनशील है और इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। ये मैंने बता दिया कौन सा रोग होता है? एनीमिया। और किस में घुलनशील है? ये जल में घुलनशील है। अगली बात करते हैं, विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। ये प्रश्न पूछा जाता है सबसे ज्यादा कि भाई पानी में कौन सी घुलनशील है और वसा में कौन सी घुलनशील है। तो विटामिन बी और विटामिन सी दोनों के दोनों क्या में घुलनशील है? पानी में घुलनशील है या जल में घुलनशील है। अब इनके अलावा ऐसी कौन सी विटामिन हैं जो वसा में घुलनशील है? तो ऐसी कौन सी विटामिन है? ए, डी, ई और के, ये सब काय में घुलनशील है? वसा में। लिख लेना, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये सब काय में घुलनशील होती हैं? वसा में या फैट में। और विटामिन बी और सी किस में होती हैं? पानी के अंदर या जल में घुलनशील होती हैं। ठीक है, ये नोट कर लेना। अगला पॉइंट है, विटामिन के का रासायनिक नाम पूछा गया कई बार, नेफ्थोक्विनिन। विटामिन के का रासायनिक नाम नोट कर लो, नेफ्थोक्विनिन है। जब भी टॉप 50 क्वेश्चन चल रहे हैं और विश्लेषण भी चल रहा है, कुछ टॉपिक जो ज्यादातर पूछे गए, ज्यादातर प्रश्न पूछे गए, वो सभी में इसमें आपको पूरा पोस्टमार्टम करके रख रहा हूं।
प्रकाश संश्लेषण का ये पूरा पोस्टमार्टम है, इससे बाहर नहीं जाना क्वेश्चन आपका। विटामिन का मैं अभी नहीं कह सकता, विटामिन के और बहुत सारे क्वेश्चन है वो और क्लासों में हम लेकर के आएंगे, लेकिन फिर भी बहुत मैं कवर कर रहा हूं जो पेपरों में पूछे गए। के का रासायनिक नाम क्या है? नेफ्टोक्विनिन। विटामिन के की कमी से क्या हो जाता है? के की मदद से रक्त का थक्का जमता है। काय का? रक्त का थक्का, या ब्लड क्लोटिंग उसे बोलते हैं, रुधिर स्कंदन बोलते हैं, ठीक है। अगला है विटामिन B6। B6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन, और इसकी कमी से भी क्या होता है? एनीमिया रोग होता है। पालक के पत्तों में, देखो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है भाई साहब, पालक के पत्तों में और हरी सब्जियों में और करौंदा में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है सबसे ज्यादा। आपसे प्रश्न पूछा गया कई बार, लोहा इनमें से कौन से सब्जियों में पाया जाता है? तो पालक के पत्तों में सबसे ज्यादा आयरन पाया जाता है। पालक के पत्ते हम खाते हैं तो हमारे शरीर को आयरन मिलता है, और आयरन से खून बढ़ता है हमारे शरीर में। क्या बढ़ता है? खून की बढ़ोतरी होती है, खून की वृद्धि होती है, रक्त की वृद्धि होती है हमारे शरीर के भीतर। और उसके अलावा हरी सब्जी खाइए आप, और उसके अलावा करौंदा की बात हो रही है, तो इनमें सबसे ज्यादा लोहा मिलता है। लोहा प्रचुर मात्रा में मिलता है इन सब्जियों में, ठीक है। और इन्हीं की वजह से मानव शरीर में खून की वृद्धि होती है, ठीक है। आगे बात करते हैं दूध का दही में बन जाना। दूध जब दही बनता है तो किसकी वजह से बनता है? ये बनता है लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया की वजह से। एक बैक्टीरिया होता है, इस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया की वजह से दूध काय में परिवर्तित हो जाता है? दही में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। या इसे ऐसे बोल देते हैं कि दूध कौन से बैक्टीरिया की वजह से खराब हो जाता है? दूध कौन से बैक्टीरिया की वजह से खराब होता है? लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया की वजह से। और दूध के अंदर, दूध का जो सफेद रंग होता है उसके अंदर एक प्रोटीन पाई जाती है, उसके सफेद रंग को करने के लिए उसका नाम होता है केसीन। आगे बात करते हैं, वही पॉइंट है दूध का धवल। धवल मतलब सफेद, धवल मतलब सफेद। दूध का धवल या सफेद रंग किसकी प्रोटीन की वजह से होता है? केसीन नामक प्रोटीन की वजह से होता है। आगे बात करते हैं गाय का दूध कैसा होता है? हल्का सा पीले रंग का होता है भाई साहब। तो इसमें कैरोटीन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? कैरोटीन प्रोटीन की वजह से होता है। हमारे शरीर में ऊतकों का निर्माण, टिश्यू का निर्माण क्या करती हैं? प्रोटीन करती हैं। ऊतक जो बनते हैं हमारे शरीर के भीतर, उन ऊतकों के निर्माण में जो मुख्य काम करते हैं वो कौन करती हैं? प्रोटीन्स करती हैं। प्रोटीन्स की वजह से ही टिश्यूज का निर्माण हमारे शरीर के अंदर होता है। मानव शरीर की यदि धीमी वृद्धि हो तो उसके लिए भी किसकी कमी से होती है? ये प्रोटीन की कमी से। यदि मान लो कोई व्यक्ति है, उसके व्यक्ति के शरीर की जो वृद्धि है वो बहुत धीमी हो रही है, उस हिसाब से नहीं हो पा रही जो एक नॉर्मल मानव की, मनुष्य की होनी चाहिए, तो इसका भी कारण क्या होता है? प्रोटीन की कमी होती है शरीर के अंदर, या प्रोटीन्स प्राप्त नहीं कर पाता है वो बालक। इस वजह से क्या होता है? धीमी वृद्धि होती है मानव शरीर की, ठीक है। वृद्धि रुक रुक करके होती है। वृद्धि एक तरीके से स्वस्थ मानव की तरह नहीं होती है, उसका भी कारण प्रोटीन होता है, ठीक है। तो ये क्लास आज की हमारी प्रकाश संश्लेषण के क्वेश्चंस के लिए थी और विटामिन के क्वेश्चंस के लिए थी। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों और दोस्तों के साथ शेयर करें। जब तक बायोलॉजी के क्वेश्चंस खत्म नहीं होंगे, सारे एग्जाम्स में पूछे गए हाल फिलहाल के 8-10 साल के, तब तक ये क्लासेस चलती रहेंगी। फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री लेंगे, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के प्रश्नों की बात करेंगे, फिर टॉपिक्स की बात करेंगे इसमें, है ना, इकोनॉमी के, और इनके टॉपिकों को भी डिटेल में और अच्छे से पढ़ेंगे। आप चिंता ना करें, पहले इन क्लासों के नोट्सों को तैयार करते रहें, और बिल्कुल निःशुल्क जीएस का कोर्स पढ़ने के लिए देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। यदि नए तो सब्सक्राइब अवश्य करें, और पुराने तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और पूरे उत्साह और एनर्जी के साथ पढ़ते रहिए। बहुत जल्दी आपके लिए वैकेंसी कभी भी आ जाएंगी, जिसके लिए आप इंतजार कर रहे हैं, चाहे पुलिस के लिए या दिल्ली पुलिस के लिए या जिस भी वैकेंसीज के लिए आप इंतजार कर रहे हैं। तो पूरे उत्साह के साथ, पूरी एनर्जी के साथ पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल के साथ। खुश रहिए और मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, राधे राधे।